Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hoping all of you are fine. Well, beta, let us start our today's lecture. And the lecture is all about translation passages, translation paragraphs. बेटे आपके लास्ट लेक्चर्स जो भी हुए हैं उसमें हम लोग सारे ट्रांसलेशन पे बात करते रहे हैं. टेंसेस आपने एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिए हैं विद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. मकसद ये था कि आप ट्रांसलेशन पैसेज जो है उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें. मैंने आपको ये बताया था बेटे कि आपका एक क्वेश्चन 15 नंबर का अनसीन पैसेज का है, यानी आपके पेपर में एक 15 नंबर का क्वेश्चन होगा जो अनसीन ट्रांसलेशन पैसेज से मुतल्लिका है, और वो ट्रांसलेशन पैसेज उर्दू में है जिसे कन्वर्ट करना है आपने इंग्लिश में. तो बेटे उसके लिए अच्छी ट्रांसलेशन के लिए मैंने आपको बताया है सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है उस पर ग्रिप होना चाहिए, आपके टेंसेस जो हैं वो बड़े मजबूत होना चाहिए, वोकैबुलरी स्ट्रांग होना चाहिए, और रूल्स जो है इंग्लिश के ग्रामर के उससे आप फेमिलियर होना चाहिए. इसके अलावा एक और मज़े की बात यह है कि आप लोग अगर देखें ट्रांसलेशन का तो आप टेंसेस का तो ख्याल रखोगे, वोकैबुलरी का भी ख्याल रखोगे. अगर आपकी ट्रांसलेशन जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं, उर्दू के सेंटेंसेस हैं जो आपके पैसेज में, अगर आप उसके लिए आपके पास कोई प्रॉपर अप्रोप्रिएट इडियम्स भी मौजूद हैं, जहन में हैं, तो आप वो इडियम्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी उस लैंग्वेज में उसको यूज़ कर सकते हो. इससे क्या है कि आपकी ट्रांसलेशन ज़्यादा वेटी हो जाएगी और ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे, उसके ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगी. इसलिए जब आप इडियम्स याद करते हो तो ये भी जहन में रखें कि ये जो इडियम्स हैं ये हमें एसेस में भी काम आ सकते हैं. एसेस, जब एसेस से मुतल्लिका सवाल हम करेंगे और इसमें हमने पैराग्राफ बनाने होंगे, लिखने होंगे, चीज़ें डिस्कस करनी होंगी, तो उसमें भी जो इडियोमेटिक फ्रेजेस जो हैं इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी अच्छी लैंग्वेज आपके जो अल्फाज हैं वो बड़े इम्प्रेसिव हो जाएंगे. इसी तरह से ट्रांसलेशन में भी अगर आपके पास कोई प्रोवर्बल स्टेटमेंट्स हैं, कोई इडियोमेटिक स्टेटमेंट्स हैं, उर्दू में भी मुहावरे हैं और इंग्लिश में उसको आप ट्रांसलेट कर रहे हो अकॉर्डिंगली, तो ये आपके लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. आपको ये चीज़ बहुत बेनिफिट देगी. बेटे ट्रांसलेशन के लिए मैंने कहा था कि आपका जो पैराग्राफ है आपके नोट्स के अंदर मौजूद हैं, 65 के करीब पैराग्राफ्स मौजूद हैं. सॉल्व पैराग्राफ भी हैं और 22 के करीब अनसॉल्व पैराग्राफ भी हैं. ये सारे प्रैक्टिस पैराग्राफ हैं और बोर्ड में पैराग्राफ रिपीट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि अनसीन पैराग्राफ आराम से आपको दे दिया जाता है. तो लिहाजा आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपकी लैंग्वेज कमांड बन जाए और आप जो भी आपको पैसेज दिया जाता है उर्दू का, आप उसे आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें. ठीक है जी. तो देखिए हमें तो एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करना है, एक एक नंबर के लिए हमें स्ट्रगल करना है. तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जो है बहुत फोकस करने की, बहुत तवज्जो देने की बहरहाल ज़रूरत है. मैंने आपको नोट्स में से पैसेज नंबर 1 जो है उसकी ट्रांसलेशन करवाई थी बोर्ड पर अपने पिछले लेक्चर में. तो आज नोट्स में से ही हम जो आपका पैसेज नंबर पैराग्राफ नंबर 2 है, आज उसको देखते हैं वो क्या है और उसको बोर्ड पे सॉल्व करते हैं. आप लोग भी बेटे जब ये आपका लेक्चर ख़त्म होता है तो ये उर्दू पैराग्राफ को सिर्फ सामने रखते हुए उसको ख़ुद से ट्रांसलेट करने की घर में कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी भी कमांड में चीज़ें जो है वो आ जाएँ. तो आज हम करते हैं ग्रामर, और ग्रामर में क्या होगा, ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स. ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स. तो आपने कितने ट्रांसलेशन पैराग्राफ कर लिए हैं अभी तक? आपने नंबर 1 वाला कंप्लीट किया है. तो आज हम कौन सा करेंगे ट्रांसलेशन पैराग्राफ? ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 2. देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा पैराग्राफ आ रहा है. जी, आपके पास लिखा है कि एक दिन अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे. लिखते हैं जी, एक दिन अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे. तो बेटे रहे थे कौन सा टेंस हुआ? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ. रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ. आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. टेंस जो है ये सारी गेम है किसकी? वर्ब की. वर्ब जो है वो टाइम पीरियड अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं. तो एक दिन क्या मतलब? 1 डे.
अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दरख्त के नीचे, अंडर अ ट्री। आप आराम से इसको पहले तोड़ तोड़ के इन वर्ड्स को अपने जहन में ला सकते हो कि इसके इंग्लिश में कन्वर्जन कैसे होगा। एक दिन, वन डे, अल्लाह के आखिरी नबी, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, एक दरख्त के नीचे, अंडर आ ट्री, आराम फरमाना। क्या होता है आराम फरमाना? टू टेक अ नैप, टू टेक रेस्ट, टू टेक रेस्ट भी हो सकता है, टू टेक अ नैप, NAP, टू टेक अ नैप। ठीक है जी। तो चूंकि ये पास इंडेफिनिट टेंस है तो हमें क्या उसमें करना है? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज, वर। ठीक हो, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होते हैं और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? वॉज टेकिंग रेस्ट, वॉज टेकिंग अ नैप, वॉज टेकिंग रेस्ट। ठीक है जी। तो आप इसकी इंग्लिश क्या लिखोगे? एक दिन, वन डे, the last prophet of Allah, the last prophet of Allah। फिर क्या है? क्या कर रहे थे? was taking a nap, was taking rest under a tree, was taking rest, was taking a nap under a tree। तो एक दिन वो एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। फिर है जी, इतने में काफिर वहाँ आ निकला। इतने में एक काफिर वहाँ आ निकला। आ निकला सिंपल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का एक वाक़या आपसे बयान किया जा रहा है। इतने में हम इसको मीन वाइल कह सकते हैं। मीन वाइल, इस दौरान, इतने में, मीन वाइल एक काफिर, काफिर कौन होता है? इनफिडल, इनफिडल या फिर नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर। मीन वाइल आ नॉन बिलीवर वहाँ आ निकला। देखिए हम कर सकते हैं केम देयर, वहाँ आ गया, या हैपेंड, ये सेकंड फॉर्म हो गई, हैपेंड टू कम देयर। तो क्या इंग्लिश बनी? इतने में काफिर वहाँ आ निकला। मीनवाइल, इस दौरान, मीनवाइल एन इनफिडल, अ नॉन बिलीवर भी हो सकता है, happened to come there, happened to come। और ये टू क्या है? इन्फिनिटिव है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। happened to come there, full stop। meanwhile an infidel, a non-believer happened to come there। ठीक है जी। आपको जो भी इस्तेमाल करना होता है वर्ड, आप उसके ऑप्शंस में आपके साथ ऑप्शन डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आप उन ऑप्शंस को तहरीर ना करें, आप एक ही वर्ड सेलेक्ट करें। आप लिख सकते हैं मीन वाइल एन इनफिडल केम ओवर देयर, यहाँ लिखें हैपन टू कम देयर, जो लिखना चाहें लिख लें। इनफिडल लिखना है या नॉन बिलीवर लिखना है, एक सेलेक्ट करें वर्ड, दोनों सही है। उसका मीनिंग काफिर का जो इंग्लिश में वर्ड होगा इनफिडल और नॉन बिलीवर, तो कोई एक ही वर्ड आपने यूज़ करना है, आपने इसमें ऑप्शंस नहीं लिखने। जी बेटे, और उसने पूछा, एंड ही आस्क्ड, एंड ही सेड, और उसने पूछा, एंड ही सेड, एंड ही आस्क्ड। ठीक है जी। ये मैं इसको बेटा रेस कर रही हूँ। नेक्स्ट आपको जो है नेक्स्ट चीज़ें लिख के देती हूँ आप कि नेक्स्ट में आप क्या आएगा। जी बेटा, है कि और उसने पूछा, ए मोहम्मद बताओ कि आज आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। ए मोहम्मद बताओ कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे हाथ से
कौन बचाएगा। तो आपने क्या लिखना है, क्योंकि और पूछा के बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपकी स्टेटमेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। ठीक है जी। ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेल मी कि मुझे बताओ कि आज आपको मेरे हाथ से कौन बचाएगा। गा आपको क्या पता चल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और बचाना क्या होगा, सेव, और कौन क्या होगा, हु, फ्रॉम मी, मेरे हाथ से, फ्रॉम माई हैंड, फ्रॉम मी। ठीक है। ओ मोहम्मद टेल मी हु विल सेव यू from me today, who will save you from me today, कि आज आप सल्लम को मेरे हाथ से कौन बचाएगा। ठीक है जी। आगे देखते हैं। आप सल्लम मुस्कुराए और फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया। ठीक है जी। फरमाया का मतलब तुझसे कहना, फरमाना, पास्ट फॉर्म है तो सेड। मुस्कुराए, स्माइल, मुस्कुराना होता है, मुस्कुराए पास्ट टेंस है, स्माइल्ड। तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइल्ड एंड सेड, ही स्माइल्ड एंड सेड। और सेट के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। आपके पास स्टेटमेंट आती है, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा, ये कॉमर्स में है, मेरा अल्लाह मुझे बचाएगा। ठीक है जी। तो क्या आएगा, सेव, गा क्या मतलब, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल, बचाना, सेव, माय अल्लाह विल सेव मी। तो आप लिखेंगे माय अल्लाह will save me, कॉमास क्लोज्ड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड और फुल स्टॉप। देखिए आपकी उर्दू स्टेटमेंट में जहाँ कॉमास के साथ स्टेटमेंट है, इंग्लिश कन्वर्जन के वक्त भी इन कॉमास को साथ साथ लेके चलना है। इन्वर्टेड कॉमास जो हैं और जहाँ कॉमास क्लोज्ड हुए हैं, तो ये स्पीच मार्क्स का भी आपने स्पीच मार्क्स का भी ख्याल रखना है। बेटा नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट आ रही है, ये सुनते ही तलवार उस काफिर के हाथ से नीचे गिर गई। ये सुनते ही तलवार उस काफिर के हाथ से नीचे गिर गई। सारा ये पास्ट इंडेफिनिट में है बेटे, आपका सारा पैराग्राफ। ये सुनते ही क्या मतलब, ये सुनते ही, ऑन hearing this, ये सुनते ही ऑन hearing this। और तलवार क्या होता है, तलवार होती है स्वॉर्ड। ठीक है। काफिर, इनफिडल, नॉन बिलीवर, और नीचे गिरना, फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड, हाथ से नीचे गिरना। फॉल की सेकंड फॉर्म फेल लिखी है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये सुनते ही, तो ऑन हियरिंग दिस कॉमा द स्वॉर्ड फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड, द स्वॉर्ड fell down from his hand। तो है, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु टेल मी, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेल मी, हु विल सेव यू फ्रॉम मी टुडे, फ्रॉम माई हैंड भी लिख सकते हैं टुडे। ही स्माइल्ड एंड सेड, माई अल्लाह विल सेव मी, फुल स्टॉप और कॉमास क्लोज्ड, स्पीच मार्क्स हैं इसमें। फिर देखें, ये सुनते ही तलवार काफिर के हाथ से नीचे गिर गई। ऑन हियरिंग दिस द स्वॉर्ड फेल डाउन फ्रॉम हिज हैंड, यहाँ फ्रॉम द हैंड ऑफ
द इनफिडल फ्रॉम द हैंड ऑफ द नॉन बिलीवर। समझ आ गई बेटे, समझ में आ गई है आपको। अब इसी का जो इसके रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं उसको हम लोग लिखते हैं। बेटे अगर आप समझदारी से और ये सब चीज़ों का ख्याल रख के ट्रांसलेशन करोगे तो कोई वजह नहीं कि आपकी ट्रांसलेशन जो है वो अच्छी ना हो, अच्छे नंबर ना आए। जी आगे देखते हैं कि क्या है। आप सल्लल्लाहु ने तलवार को उठा लिया और पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को उठा लिया और पूछा। पूछा मीन कहा। तो लिफ्ट होता है उठाना, उठा लिया और पूछा, पास इंडेफिनिट टेंस। लिफ्ट होगा उठाना, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिफ्टेड। तो ही सल्लल्लाहु लिफ्टेड द स्वॉर्ड, लिखते हैं ही lifted the sword and said और कहा। अब जो कहा वो क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टेटमेंट आएगी हमारे पास। और स्टेटमेंट क्या है, और कहा, पूछा और पूछा, बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। कॉमास क्लोज्ड। बचाएगा मीन सेव, गा मीन विल, ठीक है, पास इंडेफिनिट टेंस और फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ। और कौन क्या होगा, हु विल सेव। एंड टेल, ठीक है, और पूछा बताओ, टेल हु विल, बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। टेल हु विल सेव यू फ्रॉम मी, या फ्रॉम माई हैंड्स और कॉमास क्लोज्ड। स्पीच मार्क्स का ख्याल रखना है। टेल हु विल सेव यू फ्रॉम मी, बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा। टेल हु विल सेव यू फ्रॉम माई हैंड, हु विल सेव यू फ्रॉम मी। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। वो काफिर बोला तलवार आपके हाथ में है। वो काफिर बोला तलवार आपके हाथ में है। अभी ये स्टेटमेंट कंटिन्यूड है, कॉमा क्लोज नहीं कर रही। तो वो काफिर बोला, पास इंडेफिनिट टेंस। द इनफिडल, द नॉन बिलीवर, द इनफिडल रिप्लाइड और फिर आपकी ये स्पीच मार्क्स। द स्वॉर्ड इज, तलवार आपके हाथ में है। द स्वॉर्ड इज इन योर हैंड। द स्वॉर्ड इज इन योर हैंड, फुल स्टॉप। अभी कॉमा क्लोज्ड नहीं है, ये अभी स्टेटमेंट जारी है। तो देखते हैं कि तलवार आपके हाथ में है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ कॉमास क्लोज्ड हो गए, फुल स्टॉप भी आ गया। अगर आप चाहें, इफ़ यू विश कि अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं। मे एक मॉडल वर्ब है और ये पॉसिबिलिटी को जाहिर करता है कि हम कर सकते हैं ये और नहीं भी कर सकते। मे नॉट, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मुझे छोड़ सकते हैं। छोड़ना क्या होगा, टू स्पेयर छोड़ देना। तो यू मे लीव भी हो सकता है, LEAVE छोड़ना। तो यू मे स्पेयर मी इफ़ यू वॉन्ट। क्या कहता है वो कि यू मे, द स्वॉर्ड इज इन योर हैंड, यू मे स्पेयर मी, यू मे लेट मी गो, यू मे लीव मी इफ़ यू वॉन्ट, ठीक है जी। तो आपने क्या लिखा, he lifted the sword and said, tell who will save you from me. The infidel replied, the sword is in your hand, you may spare me if you
वॉन्ट, यू मे स्पेयर मी इफ़ यू वॉन्ट। जी बेटा, इसको मैं रेस कर रही हूँ, आखिरी 1 या 2 लाइन रह गई, वो भी इस पैराग्राफ की हम लोग करते हैं कंप्लीट, ताकि हमारा ये काम जो है मुकम्मल हो जाए। बेटे नेक्स्ट आपके पास सेंटेंस आ रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गलत कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गलत कहते हो। जी, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाना रिप्लाइड सेड, तो आपने लिखना है ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड, क्या कहा है, गलत कहते हो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, फुल स्टॉप। जी, नेक्स्ट है अल्लाह जिस अल्लाह ने मुझे तुमसे बचाया, जिस अल्लाह ने मुझे तुमसे बचाया, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट टेंस, सेव्ड, पास्ट, बचाया पास्ट में। तो जिस अल्लाह ने, अल्लाह हु सेव्ड मी फ्रॉम यू, जिस अल्लाह ने मुझे तुमसे बचाया, यू आर रॉन्ग, अल्लाह Allah who saved me from you, Allah who saved me from you। और ये कहाँ से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं, यू से, अभी क्लोज्ड नहीं है। Allah who saved me from you, वो तुम्हें भी बचा सकता है, वो तुम्हें भी बचा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, में होगा कर सकना मॉडल वर्ब, पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग, में वो तुम्हें भी बचा सकता है, तो ही मे ऑल्सो सेव यू, ही मे ऑल्सो सेव यू। ठीक है, ही मे ऑल्सो सेव यू, किससे, फ्रॉम मी, कॉमास क्लोज्ड, और ये आपका पैराग्राफ हुआ कंप्लीट। ही रिप्लाइड यू आर रॉन्ग, अल्लाह हु सेव्ड मी फ्रॉम यू, ही मे ऑल्सो सेव यू फ्रॉम मी। ठीक है जी, ये आप खाली इस तरफ ही मे ऑल्सो सेव यू तक भी लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरीली, ये तो इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए मैंने फ्रॉम मी लिख दिया। ठीक है जी, ही मे ऑल्सो सेव यू भी कंप्लीट आपको मीनिंग दे रहा है। तो बेटे ये आपका पैसेज नंबर 2 जो है वो हुआ कंप्लीट। आज इसके बाद हम चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की जानिब, और देखते हैं उसमें क्या चीज़ें हैं, आपके साथ क्या चीज़ें शेयर करने वाली है। पैराग्राफ नंबर 3 फ्रॉम नोट्स के पैराग्राफ में से अब नंबर 3 पे जो है हम ये नेक्स्ट वाला पैराग्राफ करते हैं, और इसमें क्या है, मुसलमानों की तारीख के एक नाजुक मोड़ पर। यहाँ मैं लिखती हूँ बेटे, मुसलमानों की तारीख के एक नाजुक मोड़ पर मुसलमानों की तारीख के एक नाजुक मोड़ पर सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम की रहनुमाई का फरीज़ा संभाला। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम की रहनुमाई का फरीज़ा संभाला। तो बेटे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। मुसलमानों की तारीख, द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स। नाजुक मोड़ क्या होगा, एक नाजुक मोड़ पर, हम कहेंगे एट आ क्रिटिकल पॉइंट,
एट अ क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होगा एक नाजुक मोड़ पर। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम की रहनुमाई का फरीज़ा संभाला। तो फरीज़ा संभालना क्या होगा? टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टुक रिस्पॉन्स, पास्ट टेंस में है, संभाला पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेक की सेकंड फॉर्म टुक, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौम की रहनुमाई क्या होगा? टू गाइड और ऑफ गाइडिंग, हम ऑफ गाइडिंग लिख सकते हैं, ऑफ गाइडिंग, या फिर टू इन्फिनिटिव है तो टू गाइड, टू गाइड इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है, ऑफ गाइडिंग या टू गाइड। तो बेटे हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट हमें कौन नज़र आ रहा है? सब्जेक्ट क्या है? सर सैयद अहमद ख़ान। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सर सैयद अहमद ख़ान। क्या उन्होंने किया है? वर्ब क्या है? टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू शोल्डर्ड, ये भी हम लिख सकते हैं, टू शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर शोल्डर्ड, इसकी जगह हम शोल्डर्ड भी लिख सकते हैं, फरीज़ा संभालना, शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी या टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर सैयद अहमद ख़ान टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑफ गाइडिंग द सर सैयद अहमद ख़ान टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द नेशन, at a critical point, किसमें? in the history of the Muslims, ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, आपने लिखा सर सैयद अहमद ख़ान टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द नेशन एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट, के नाजुक मोड़ पर, और एट अ क्रिटिकल पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स। तो सर सैयद अहमद ख़ान टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द नेशन एट अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट या एट अ क्रिटिकल पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है, गॉट इट कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखते हैं बेटे, इसके बाद इसी का नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास क्या आता है। जी बेटे, ये आपने यकीनी तौर पे लिख लिया होगा कि मुसलमानों की तारीख के एक नाजुक मोड़ पर सर सैयद अहमद ख़ान ने कौम की रहनुमाई का फरीज़ा संभाला। सर सैयद अहमद ख़ान टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फरीज़ा संभालना, ऑफ गाइडिंग द नेशन, कौम की रहनुमाई का, एट अ क्रिटिकल पॉइंट, एक नाजुक मोड़ पर, और फिर नाजुक मोड़ जो है किसकी तारीख में है? मुस्लिम हिस्ट्री में, तो यहाँ आ जाएगा इन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है बेटी। आप सेंटेंस यकीनन नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की जानिब चलते हैं, इस पैराग्राफ को अभी कंप्लीट कर लेते हैं। जी बेटा, आप नोट्स में से देखेंगे इसका नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास क्या आता है कि उन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम से लैस करने के लिए, उन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम से लैस करने के लिए जी नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी। अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी। तो बेटे आपका स्ट्रक्चर, योर स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इज लाइक SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उन्होंने मतलब ही, और वर्ब क्या इसमें आ जाएगा? बुनियाद रखना। बुनियाद रखना क्या होता है? टू ले फाउंडेशन ऑफ, टू ले फाउंडेशन ऑफ, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट, टू ले फाउंडेशन ऑफ, चूँकि पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में ले जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड, टू इसमें से ख़त्म हो जाएगा, फिर लेड फाउंडेशन ऑफ,
किस चीज़ की उन्होंने बुनियाद रखी कि he laid down लिखिएगा बेटा यहाँ पर, laid down the foundation. He laid down the foundation किसकी बुनियाद रखी है? ऑफ अलीगढ़ कॉलेज. और पर्पस क्या था उनका? अब पर्पस जो है आप एंड में लिख रहे हो, मुसलमानों को जदीद तालीम से लैस करने के लिए. जदीद तालीम क्या होगा? मॉडर्न एजुकेशन. जदीद तालीम मीन मॉडर्न एजुकेशन. और ये सारा पैराग्राफ जो है पास इंडेफिनिट टेंस में है. आपने टेंस तफसील से पढ़े हैं, आपको पहचान हो गई है कि सेंटेंस के आखिर में क्या वर्ड्स हैं, क्या ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है या पैसिव वॉइस है. ये देखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी सही ट्रांसलेशन हो. और लेस करना क्या होता है? टू इक्विप EQUIP, टू इक्विप विद. किसी to equip with mean to provide certain tools to handle the specific areas or things. So he laid down the foundation of Aligarh College to equip the Muslims, to equip. और चूँकि मुस्लिम्स जो है कम्युनिटी है, और जब हम कम्युनिटी का जिक्र करते हैं तो उसके साथ आर्टिकल दी लाजमी लगाते हैं. to equip the Muslims with, equip किससे कर रहे हैं? to equip the Muslims with modern education. जी बेटे, आपका ये सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ. उन्होंने मुसलमानों को जदीद तालीम से लैस करने के लिए अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रखी. He laid down the foundation of Aligarh College to equip the Muslims with what? With modern education. Got it? जी बेटे, ये आपका कंप्लीट हुआ सेंटेंस. इसके बाद लास्ट सेंटेंस की जानिब आते हैं. वो अक्सर कहा करते थे. जी बेटे, यकीनन आपने इसको नोट कर लिया होगा और देख लिया होगा. नेक्स्ट लिखते हैं. बेटे इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट ना. आप परफेक्ट कैसे बनेंगे? प्रैक्टिस से ही. तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल दिस थिंग्स, नॉट ओनली द टेंसेज बट यू नीड टू हैव अ गुड कमांड ओवर सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड एट द सेम टाइम you must be having strong vocabulary. You must be well acquainted with the rules of grammar, and all these things are really essential if you want your sentence structure really perfect and scoring. Well, the very next sentence is वो अक्सर कहा करते थे. वो, जी बेटे, वो अक्सर कहा करते थे. वो अक्सर कहा करते थे. क्या आ गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके पास आ गया. तो इसमें क्या है? एक आपको रूटीन, एक हैबिट भी नज़र आ रही है. अगर हम यहाँ वर्ब लेते हैं उसकी डायरेक्ट आपको सेकंड फॉर्म जो है लेना है, चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. कहा करते थे. अक्सर क्या होगा? ऑफन. तो हम क्या करेंगे इसको? ही ऑफन सेड. वो अक्सर कहा करते थे. जी, आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है कि कौम की फलाह तालीमी तरक्की से ही मुमकिन है. कि कौम की फलाह तालीमी तरक्की से ही मुमकिन है. ठीक है जी. कौम की फलाह क्या होगा बेटा? इसको तोड़ के पहले इसके वर्ड जो है आप देखें. और कौम की फलाह क्या होगा? वेलफेयर ऑफ द नेशन. वेलफेयर, WELFARE, वेलफेयर ऑफ द नेशन. कौम की फलाह. और तालीमी तरक्की क्या होगा? एकेडमिक प्रोग्रेस. तालीमी तरक्की को कहा जाएगा. और मुमकिन है, इज़ पॉसिबल. अच्छा, एक चीज़ जो बेटे अक्सर बच्चों के ट्रांसलेशन करने के दौरान बच्चों से बड़ी मेजर मिस्टेक होती है. देखिए, आप लोगों ने 9th 10th में बड़ी डिटेल किए हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्टेटमेंट. आपने ये पढ़ा
कि जब आपकी जो आउटर स्पीच है, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, ऑटोमेटिकली सारे वर्ब जो हैं आपकी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब्स जो हैं ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं पास्ट टेंस में। अगर अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो वो अंदर की स्टेटमेंट में जो वर्ब मौजूद है उस वर्ब को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस पावरफुल है, और अंदर जो आपके स्पीच मार्क्स के अंदर जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच मौजूद है जिसे आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, उसके सारे वर्ब जो हैं दीज आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव पास्ट टेंस, अपने अपने पास्ट टेंस में चले जाएंगे। ठीक है जी। अब इस जुमले को गौर से देखें, वो अक्सर कहा करते थे कि, और इसमें कोई कॉमाज नहीं है, ये सेंटेंस बहुत तवज्जो तलब है बेटे। वो अक्सर कहा करते थे कि कौम की फलाह तालीमी तरक्की से ही मुमकिन है। यानी ये एक सेंटेंस है, इसमें थे भी लिखा हुआ है, इसमें है भी लिखा हुआ है। तो आप क्या करते हो, ही ऑफन सेड, ही यूज्ड टू से दैट, आगे जो आपने ये आपने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब देना है वो आप प्रेजेंट में कर जाते हो, वो गलत है। देखें, जैसे कौम की फलाह तालीमी तरक्की से ही मुमकिन है, ही ऑफन सेड दैट द वेलफेयर ऑफ अ नेशन, अच्छा यहाँ है की वजह से आप लिखते हो इज़, ये इस गलत है, किस तरह से मैं अभी बताती हूँ। दैट द वेलफेयर ऑफ अ नेशन इज ओनली पॉसिबल विद एकेडमिक प्रोग्रेस। जी बेटे, यहां पर आप देख लीजिएगा, जब आपका ये पास्ट वर्ब आ गया, एक ही स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस की दो क्लॉजेस, बेसिकली सेंटेंस एक है। यहाँ आपका ये पावरफुल पास्ट टेंस आ गया तो इसने आने वाले जितने भी वर्ब्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली पास्ट में कन्वर्ट करना है। आपकी उर्दू में चाहे वो प्रेजेंट में लिखा हो वो है ही रहेगा, लेकिन आपने उर्दू में देखा थे, वो अक्सर कहा करते थे कि कौम की फलाह तालीमी तरक्की से ही मुमकिन है। तो ये है जो है ये ऑटोमेटिकली ये इसकी फर्स्ट क्लॉज पास्ट वर्ब होने की वजह से ये भी पास्ट हो जाएगा, तो इसकी जगह यहाँ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, राइट। और आप अक्सर यहाँ इस लिखते हो, आपका सारा सेंटेंस क्रॉस हो जाता है। और ये सिर्फ एक सेंटेंस की बात नहीं है, इस तरह के बेशुमार सेंटेंस आपके ट्रांसलेशन पैसेजेस में आते हैं जिसमें कि मेजर मिस्टेक हो जाती है। याद रखिएगा, पास्ट वर्ब है तो आने वाले सारे वर्ब ऑटोमेटिकली पास्ट हो जाएंगे। तो ही ऑफन सेड दैट द वेलफेयर ऑफ अ नेशन वाज ओनली पॉसिबल विद एकेडमिक प्रोग्रेस। ये वॉज जो है गलत क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये सारे रूल सीखे 9th और 10th में भी, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पढ़ते वक्त भी, कि जब आप ये दोनों स्टेटमेंट जो है इनको साथ जोड़ देते हो, आपकी दो क्लॉजेज आ जाती हैं और फर्स्ट क्लॉज जो है वो पास्ट टेंस में है तो आने वाले वर्ब ऑटोमेटिकली पास्ट में हो जाएंगे। एक और अहम बात यहाँ पर कहना चाहूँगी बेटे, अगर ये स्टेटमेंट आपकी कॉमर्स में है, ये तो मैंने यहाँ कॉमर्स लगाई नहीं, मेरे पास नोट्स में कॉमर्स मौजूद ही नहीं है, तो अगर ये स्टेटमेंट इस तरह से हो कि वो अक्सर कहा करते थे कौम की फलाह तालीमी तरक्की से मुमकिन है, और ये के नहीं है और यहाँ पर स्पीच मार्क्स हैं, अगर तो स्पीच मार्क्स के अंदर आपकी ये डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी, डायरेक्ट स्पीच होगी तो वर्ब जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा पास में, फिर आपकी वो स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट वो डायरेक्ट मोड में रहेगी, ये याद रखना है। अगर ये कॉमा के अंदर स्टेटमेंट है फिर यहाँ इज आएगा, दैट द वेलफेयर ऑफ अ नेशन इज ओनली पॉसिबल विद एकेडमिक प्रोग्रेस, तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक भी होती हैं बच्चों की तरफ से, और इस तरह के स्टेटमेंट लाजमी आते हैं आपको पेपर के अंदर, इसको बेटा जहन में रखिएगा। अगर कोटेड है स्टेटमेंट तो उसके वर्ब चेंज नहीं है, अगर वो कोटेड नहीं है, कंजक्ट की गई है, डैट के साथ मैंने कंजक्ट की है, डैट है ना, कंजंक्शन है आपका, डैट के साथ कंजक्ट किया है दो क्लॉजेस को, तो क्या है जो आउटर वर्ब है पास्ट वर्ब that is powerful and it automatically changes the verbs inside the speech marks। ठीक है जी, ये आपने जहन में रखना है। अच्छा बेटे, इसके बाद इस पैराग्राफ को कोशिश यही है कि ख़त्म कर लिया जाए। कांग्रेस जब आगे देखिएगा बेटे,
कांग्रेस वजूद में आई तो उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। कांग्रेस वजूद में आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ और ये स्टेटमेंट भी अब आपके साथ जो है नेक्स्ट सेंटेंस डिस्कस करती हूँ। इसको देख लीजिएगा बेटे तवज्जो से। जब कांग्रेस वजूद में आई तो उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। जायज़ा लेना क्या होगा? एनालाइज करना, किसी चीज़ का जायज़ा, एनालाइज, फाइन। और हालात क्या होगा? कंडीशन, सिचुएशन। वजूद में आई पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो कम इनटू एग्जिस्टेंस होता है वजूद में आना। पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन कांग्रेस जो है सी कैपिटल, व्हेन कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। और ये एक सेंटेंस है, इसकी भी दो क्लॉजेज आपको नज़र आ रही हैं, तो कॉमा के साथ कंजक्ट कर लेंगे आसानी से कि व्हेन कांग्रेस केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो उन्होंने यानी ही, थर्ड पर्सन में जाता है उन्होंने, आपने, इसकी इंग्लिश हम बनाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। ही और जायज़ा लेना इसमें वर्ब है, एनालाइज करना, तो पास्ट वर्ब आ जाएगा ही एनालाइज्ड द सिचुएशन। He analyzed the situation. When Congress came into being, when Congress came into existence or came into being, you can even write came into being. You're having choice as far as vocabulary is concerned. You can select whatever word is suitable, whatever word is appropriate according to that particular Urdu word which is a part of your paragraph. जी, when Congress came into being or when Congress came into existence, he analyzed the situation. Well, beta, it's all for today, and it is the end of today's lecture because your time is out. So let us talk about something to talk about today's message. Beta, I have earlier told you that the whole world is affected by a pandemic, that is COVID-19, and it is a sort of war. It is not a joke. So we see that our paramedical staff is also badly getting affected by this disease. So I would like you to take care of yourselves, to take care of your families, and you know that prevention is better than cure. So whatever SOPs, whatever conditions, whatever measures are required to be taken, we need to be very much careful about all these things. So beta, prefer to stay at home, keep distances and cover yourself well, use sanitizer, and what else is recommended to all of you. So stay home, stay safe. Thank you very much. That's all for the today. Allah Hafiz.